तो पेपर वाले। अब मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ और मेरे साथ रिवीजन करिए और मेरे साथ बोल देना। किसकी बात कर रहे हैं? सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। कब गद्दी बैठे थे? 272 बीसी में। कब बैठे थे? 272 बीसी में। इनके अन्य नाम प्राप्त होते हैं प्रियदर्शी और देवनाम। क्या? प्रियदर्शी और देवनाम। तो इसके कितने भाई थे? 100 भाई थे। 100 के टोटल 101 थे। पूरे खुद में था। और सबसे बड़ा भाई था सुशील। सुशील का क्या होता है? सबका संघर्ष होता है। 3 साल का संघर्ष होता है। कितने साल? 3 साल। और जो सुशील में अपने 100 भाइयों की हत्या करके क्या गद्दी बैठा। तो इसका राज्य से कब रहा? 269 बीसी में। कब रहा है? 269 बीसी में। और इसकी पत्नी जगत पत्नी कौन थी? महादेवी थी। महादेवी के पुत्र कौन? महेंद्र और संघमित्रा। कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। और पत्नी थी इनकी कारुआ। कारुआ की कहां की थी राजकुमारी? तो यहाँ तक कलिंग युद्ध बात है। किसके? कलिंग युद्ध। तो कलिंग 261 बीसी में हुआ। कब हुआ? 261 बीसी में। हमें कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? तो 13वां अभिलेख से प्राप्त हो रही है। कहां से? 13वां अभिलेख से प्राप्त हो रही है हमें कलिंग युद्ध की जानकारी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। और यहाँ की एक राजकुमारी थी कारुआ की। कौन थी? कारुआ की। तो अशोक ने अपने गद्दी पर बैठने के बाद एकमात्र युद्ध जो पहला युद्ध उन्होंने अंतिम युद्ध था वो कौन था? कलिंग युद्ध। कौन था? कलिंग युद्ध था। और ये कैसे? अपने राज्य के 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष था। और जो युद्ध नीति थी इसने युद्ध नीति को त्याग दिया। क्योंकि क्या? रक्तपात और न संहार लेकर युद्ध नीति को त्याग दिया और दम नीति को क्या किया? अपना लिया इसने। और दम नीति अपना लिया तो अशोक को जो क्या निग्रोता ऐसे भतीजा कौन था? निग्रोता। निग्रोता ने प्रदर्शन किया तो अशोक क्या प्रभावित हुए और उससे खुश हुए। किससे? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए तो किससे शिक्षा ग्रहण करती? किससे दीक्षित हुए? तो दीक्षा इसने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। तो इसने क्या दम नीति बनाई। तो कितने शिलालेख थे? कितने शिलालेख? 14 शिलालेख थे। जिसमें क्या लिखा था? अलग अलग उसमें धर्म के बारे में लिखा था और शासन किस तरह चलेगा। तो मनुष्य और पशु की चिकित्सा क्या चिकित्सा की जरूरत, मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की सुविधा थी। और क्या पशु अपना मनुष्य को कोई जीव हत्या नहीं करेगा। एक बार फिर से अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 14। सॉरी, जिसमें 13वां अभिलेख कौन सा? 13वां अभिलेख किसकी जानकारी दे रहा है? कलिंग युद्ध की जानकारी दे रहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। इनकी लिपि कितनी थी? अभिलेखों की 4 लिपि थी। 4 लिपियों में अभिलेख लिखे थे। कौन सी? मेरे साथ होना खरगोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी, यूनानी। कौन सी? खरगोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी और यूनानी। तो ये सबसे ज्यादा अभिलेखों किस लिपि प्राप्त हुए? तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि प्राप्त हुए। अभिलेखों की जानकारी तो अभिलेखों की खोज सबसे पहले खोज किसने की थी? तो खोज की थी इसकी 1750 ईस्वी में टिपेंथलर। एक टिपेंथलर कौन था? अंग्रेज था। किसने खोज की थी? टिपेंथलर ने। सबसे पहले पढ़ने वाला से कौन था? तो सबसे पढ़ने वाला कैसे? जेम्स प्रिंसेप। एक जेम्स प्रिंसेप कौन था? अंग्रेज था। 1837 ईस्वी में अभिलेखों सबसे पहले पढ़ा था। सबसे फेमस अभिलेख कौन सा? एक है मानसेरा अभिलेख और सहवागढ़ी अभिलेख। कौन सा? मानसेरा और सहवागढ़ी अभिलेख कौन से? कहां से प्राप्त होते हैं? कहां से? पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कहां से? पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। इनकी लिपि कौन सी है? खरगोष्ठी लिपि। कौन सी है? खरगोष्ठी लिपि है। और एक आपका मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख। कौन सा? मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख। तो मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख को इन्हें दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन था? या दिल्ली में स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने से मेरठ और टोपरा अभिलेख को कहां ले गया? दिल्ली ले गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसे कहां ले गया? प्रयागराज ले गया। कौन ले गया? जहांगीर ले गया। कहां से? कौशाम्बी से। ये अभिलेख है सोहबरा अभिलेख और महास्थाना अभिलेख। तो सोहबरा अभिलेख को कहां है? गोरखपुर में। और महास्थाना अभिलेख कहां है? पश्चिम बंगाल में। और ये क्या है? अकाल की जानकारी आपको दी है। किसकी बात हो रही है? अकाल की जानकारी। और ये क्या कौन सा? लोहिया अभिलेख और रामपुर अभिलेख। प्रश्न पूछ लिया है तो रामपुर अभिलेख किस जिले में कहां पर है? तो रामपुर अभिलेख कहां पर है? बिहार में। बिहार के चंपारण में। जैन साथियों, मैं आपका अपना राम सर आरडी अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे जो मौर्य काल का जो बचा हुआ भाग है उसे पढ़ेंगे। कल हमने अशोक के बारे में पूरी जानकारी की थी। चंद्रगुप्त के में देखते हैं तो इसके जो नोट डाल के कराएं हम एक बार। तो चंद्रगुप्त के दरबार में एक इनका प्रधानमंत्री था, क्या था? उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य की बात कर ले, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य। तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य किसी कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। तो चाणक्य की एक बुक थी, कौन थी? अर्थशास्त्र। कौन सी बुक थी? ये अर्थशास्त्र बुक थी। तो अर्थशास्त्र के बारे में देखें तो अर्थशास्त्र में दिया क्या? तो आज का अर्थशास्त्र देखते क्या? इकोनॉमी है। पर ये अर्थशास्त्र में इसमें इकोनॉमी नहीं है। इस अर्थशास्त्र में क्या? प्रशासन के बारे में, राज किस तरह चलाया जाएगा, सेना को किस तरह क्या डील किया जाएगा। तो वो किस में था? अर्थशास्त्र में था। तो इसमें क्या था? प्रशासन के बारे में था और सेना संगठन के बारे में। सेना संगठन के बारे में चर्चा है। इसमें प्रशासनिक, सेना और संगठन ये बारे में जानकारी किसमें? अर्थशास्त्र में। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है इसके प्रशासन में चलाने के लिए जो मुख्य व्यक्ति थे वो कितनी संख्या हुआ करती थी। तो जो अर्थशास्त्र में लिखा है इसके प्रशासन में देखा जाए तो प्रशासन 30 व्यक्तियों की संख्या होती थी। कितने व्यक्तियों की? 30 व्यक्तियों की संख्या थी। कितने व्यक्तियों की? 30 व्यक्तियों की संख्या थी। जिसमें क्या क्या होता है? 30 व्यक्ति थे। इसकी जो सेना और प्रशासन को संभालते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया। क्या दिया है इसमें? क्या दिया है? एक और चीज दी है इसमें, सप्तांग सिद्धांत।
क्या दिया? सप्तांग सिद्धांत, जिसमें 7 पद है। क्या है? 7 पदों की क्या चर्चा है? कितने पदों की? 7 पदों की चर्चा है। जो 7 पद जो मुख्य पद है उनके बारे में चर्चा करता है। कौन करता है? अर्थशास्त्र में लिखिए। और कौन कर रहा है? चाणक्य कर रहा है। 7 पदों में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पद तो कौन सा है? राजा ही है। और दूसरा आता है अमात्य। कई बार पूछ लिया जाता है अमात्य का मतलब क्या है, अमात्य का कार्य क्या था। तो अमात्य की बात है तो अमात्य जो है ये सबसे दूसरा बड़ा पद है। क्या है? सबसे दूसरा, सबसे दूसरा बड़ा पद या दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पद तो कौन सा है? अमात्य। पर अमात्य क्या, इसका कार्य क्या था? तो ये मंत्री या अधिकारी मान लो। तो मंत्री और अधिकारी को क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। इसके बाद 5 पद और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करें तो जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है और मित्र है, ऐसे करके। और हमारे ये 2 ठीक है। तो सबसे बड़ा राजा, तीसरा अमात्य। तो सप्ताह सिद्धांत दिया कौटिल्य का। चंद्रगुप्त के दरबार में एक आया था, जो दरबार में आया था उसका नाम था मैगस्थनीज। कौन था? विदेशी विदेशी दरबारी था। कौन था? मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज था। तो मैगस्थनीज था, तो मैगस्थनीज सेल्यूकस का दरबारी था। इसको भेज दिया किसके दरबार में? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगा। कौन? मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज रहेगा। तो मैगस्थनीज आया कहाँ था? यूनान से आया था। तो इसने क्या किया? नए क्षेत्र की बारे में जानकारी है। कोई नए क्षेत्र में आएगा तो वहां के प्रशासन के बारे में देखेगा, वहां के राज्य के बारे में देखेगा, इसके समाज कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो वहां के हम देखते हैं। तो ये दरबारी था, तो इसने एक बुक लिखी। क्या लिखी? इसने बुक लिखी, वो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखी। तो इसने भी बुक लिखी। कौन सी लिखी? इंडिका। तो इसकी बुक कौन लिखी थी? इंडिका थी। और इसकी बुक थी इंडिका। तो इंडिका में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इंडिका में इसने क्या किया? जो भारतीय समाज को था, किसको? भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों? फिर 7 वर्गों में विभाजित किया। जैसे हम कहते हैं वैदिक संविधान देखें तो कितने 4 वर्ग होते हैं, जो क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इसलिए क्या हुआ? जो मौर्य साम्राज्य को कितने 7 श्रेणियों में बांटा, कि भारतीय समाज कितना 7 श्रेणियों में विभाजित था। तो सबसे पहली श्रेणी देखते हैं, कौन सी? प्रथम। तो प्रथम श्रेणी थी वो दार्शनिक थी। कौन सी थी? और अंतिम देखते हैं, तो अंतिम थी सभासद। कौन सी थी? कौन सी श्रेणी थी? सभासद थी। एक जो लेखक हुआ, कौन, किसका नाम था? प्लिनी। जो प्लिनी लेखक है, जो विदेशी आक्रमण, कौन सी? उसने क्या सेना के बारे में लिखा है? किसके बारे में? तो सेना के बारे में चर्चा है कि इसकी सेना कितनी बड़ी विशाल थी। किसकी? अशोक की। इसकी सेना थी जिसमें 9,000 तो हाथियों थे। कितने? हाथी मतलब हाथा। हाथा मतलब होता है यहाँ हाथियों सवारी करने वाले, यानी हाथियों से लड़ने वाले, हाथियों पर सवारी करके युद्ध करने वाले व्यक्ति हाथा गए थे। वो कितने संख्या थे? 9,000 थे। और 30,000 थे। कितने? 30,000 तो घुड़सवार थे। कितने थे? घुड़सवार सैनिक थे। और 6 लाख कितने? 6 लाख पैदल सेना थी। इतनी विशाल सेना थी अशोक की। किसकी थी? अशोक की थी। अशोक ने अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा, वो था कलिंग का। इसके बाद उसे कोई युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी, और इतनी बड़ी सेना लेके राज करने लगा और धर्म की नीति, अपने धर्म प्रचार किया और अलग अलग जगह पे प्रचार किया। इसके बाद जो इसके जो मौर्य वंश के जो राजा बने वो लुंज तुंज टाइप के बने, वो उनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है।
पर इसके वो अंतिम शासक था, जो अंतिम शासक था कौन था? बृहदत्त था। कौन था? कि 6 लाख पैदल सेना रखता, कितनी? 6 लाख पैदल सेना थी। तो अशोक क्या हुआ, अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा, कौन सा लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा, और उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। और उसने धर्म की नीति से क्या, धर्म की नीति से अपना पूरा साम्राज्य चलाया। पर किसी प्रांत में कोई विद्रोह नहीं हुआ कि कोई भी राज्य क्या स्वतंत्र होने की जिसने कोशिश की हो, किसके? अशोक के शासनकाल में। पर जैसे ही अशोक के बाद और किसी राज्य और दूसरे जो मौर्य वंश के जो शासक बने, उनके शासनकाल में आते ही क्या हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या हुआ, राजा अपना क्या हुआ, अपना राज्य स्वतंत्र करने लगे, और वो अपने पूरा भारत क्षेत्र क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो इसका एक अंतिम शासक की बात कर ले, किसकी? मौर्य वंश की। तो इसका अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक था बृहदत्त। क्या था? 2019 के एक प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। इसका एक सेनापति हुआ करता, कौन था? सेनापति था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सिंह। कौन था? पुष्यमित्र सिंह इसका सेनापति था। तो पुष्यमित्र ने इसका मौके का फायदा उठा के क्या हुआ, बृहदत्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहदत्त की हत्या कर दी। किसने? पुष्यमित्र सिंह ने। अब कौन शासक बन गया? पुष्यमित्र सिंह ने बृहदत्त की हत्या कर दी और शासक बने पुष्यमित्र, और उसने क्या, शुंग वंश की स्थापना की। तो इसके बाद क्या हुआ, शुंग वंश की स्थापना की। अब इसके बाद हम क्या से शुंग वंश पढ़ेंगे, तो हम एक बार इनसे रिवाज कर लेते हैं क्या। तो कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य था। इसकी बुक कौन थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखे तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा? प्रशासन और सेना संगठन के बारे में क्या लिखा? अर्थशास्त्र में लिखा। और जो इसके प्रशासन के बारे में बता रहे, प्रशासन कितने लोग थे? 30 व्यक्ति थे। कितनी संख्या थी? 30 व्यक्तियों की संख्या थी। जैसे आज हम देखते हैं, आप अपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने परसेंट क्या? 15%। कितना? 15%। जो लोकसभा है, लोकसभा के 15% जो वो है संख्या है, वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ के परसेंट नहीं है, यहाँ पे 30 व्यक्तियों की संख्या थी। कितनी? 30 व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ अर्थशास्त्र में क्या दिया था? सप्तांग सिद्धांत दिया, और सप्तांग सिद्धांत में 7 पदों की चर्चा थी। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? अर्थशास्त्र दिया। तो 7 पदों में कौन सा सबसे पहला पद? कौन सा? राजा था। और सबसे बड़ा दूसरा पद कौन सा था? अमात्य था। कौन सा? अमात्य था। और जिसे क्या कहते हैं? मंत्री या अधिकारी कहते हैं। क्या कहते थे? मंत्री या अधिकारी कहते थे। इसके एक था दरबारी, कौन था? मैगस्थनीज था। मैगस्थनीज की बुक कौन सी थी? इंडिका थी। और इसने क्या कहा, भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में, 7 भागों में विभाजित किया। और 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम श्रेणी थी दार्शनिक और अंतिम श्रेणी थी सभासद। जैसे इसमें क्या है, कोषाध्यक्ष है, लोहार है, ऐसे करके इसने 7 श्रेणियों में क्या मैगस्थनीज इन भारतीय समाज को विभाजित किया। जो अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? बृहदत्त था। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सिंह था। पुष्यमित्र सिंह ने कैसे बृहदत्त की हत्या कर दी, और हत्या कर दी। इसका शासक बने कौन? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र का कौन से वंश का था? शुंग वंश का था। किसका? शुंग वंश का था। और ये ब्राह्मण था, यानी सनातनी ब्राह्मण था, और ये आगे सनातन धर्म के लिए उत्थान का कार्य करेगा। अब हम यहाँ से आगे थोड़ा विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर कब्जा किया था, और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विदेशी आक्रमणकारी कहां से हुए?
तो आपने देखा होगा भारत के इतिहास में जितने भी भारत में आक्रमण हुए, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, जो वहीं से आक्रमणकारी हुए, जो यानी जो पंजाब है और जो राजस्थान क्षेत्र है और जो उसी और गुजरात वाले क्षेत्र से क्या हुआ आक्रमणकारी हुए, और किसी भी क्षेत्र से भारत में आज तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर में हिमालय है और ये दक्षिण में साथ में जाओगे तो पानी और जल का है। पानी से इतने पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। एकमात्र युद्ध हुआ था, एकमात्र आक्रमण हुआ था, सॉरी एकमात्र आक्रमण हुआ था जो 26/11 का मिला हुआ था, वो समुद्र के रास्ते हुए थे। जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे वो सिर्फ समुद्र के रास्ते। इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी आए वो सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आए। तो पहले विदेशी आक्रमणकारी देखते हैं, तो सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी था साइरस। साइरस कहाँ का था? पहले ईरान का था। कहाँ था? कहां से आ रहे हैं आक्रमणकारी? ईरान से। ईरान में एक एक वंश था अकमानी। कौन सा? अकमनी साम्राज्य। कौन सा? अकमनी या उकमनी साम्राज्य कहते हैं। कौन सा था? अकमनी साम्राज्य। तो ईरान पर अकमनी साम्राज्य का शासन था। तो यहां से आता है सबसे पहले जो साइरस प्रथम। कौन सा? साइरस सेकंड। साइरस प्रथम। कौन सा? साइरस। साइरस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, पर यह क्या हुआ? भारत पर कब्जा करने में असफल रहा। कौन सा? साइरस। तो प्रथम असफल आक्रमणकारी था। यह कौन था? प्रथम असफल आक्रमणकारी तो साइरस था। तो ये असफल रहा भारत में राजा में। दूसरा आता है डेरियस फर्स्ट सेकंड। डेरियस सेकंड आता। कौन आता है? डेरियस, सॉरी, ये साइरस सेकंड था। कौन था? साइरस सेकंड था। तो साइरस प्रथम था। तो डेरियस प्रथम जो भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो भारत पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था विदेशी? तो वो था साइरस था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था, तो वो कौन था? डेरियस प्रथम। ये कहां से आ रहे हैं? ईरान के थे और ये अकमनी साम्राज्य के थे। तो डेरियस प्रथम कौन था? ये सफल आक्रमणकारी था। सफल सफल आक्रमणकारी था। कौन था? डेरियस फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं हम जिसके बारे में हमने बहुत नाम सुना बचपन से, जिसका नाम क्या? विश्व विजेता कहते हैं उसके, सिकंदर। तो सिकंदर कहाँ का था? वो यूनान का था। कहाँ था? यूनान का। जिसके पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप था। फिलिप का शासक था और ये उसका कौन पुत्र था? कौन था? सिकंदर। और सिकंदर एक नया लड़का, जाबाज लड़का, युवा था। 25-26 साल की उम्र में क्या उसकी धमनियों खून दौड़ रहा था गरम गरम, और उसकी एक चाहना जो क्यों एक चाह थी उसकी विश्व विजेता बनने के लिए, और वो विश्व विजेता के लिए निकल गया। कौन था वो? सिकंदर। यूनान। तो यहाँ का शासक कौन था? सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। इसके पिता की बात करें, पिता कौन था? फिलिप। कौन था पिता? फिलिप था। यूनान का शासक था। इसने 28 राज्यों को जीत। क्या है? विश्व विजय की चाहना लगे। विश्व विजय अभियान किया। किसने किया? सिकंदर ने किया। किसने? सिकंदर ने। तो इसने 28 राज्यों को जीता। किसने राज्यों को? अब ये यूनान से भारत की ओर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसे पता था भारतीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो राजा बने हुए थे, तो यहाँ किसी एक छत्र राज्य नहीं था और एक ऐसी कोई विशाल सेना नहीं थी जो इसे रोक पाए। इसे पता था भारत क्षेत्र क्या है? धनी क्षेत्र। जैसे हम कहते हैं भारत का सोने की चिड़िया, तो भारत का कृषि क्षेत्र का धनी क्षेत्र था। और यहाँ से तो इसने सोचा कि भारत की तरफ से हम चलते हैं और इधर से कब्जा करते हुए चलेंगे।
तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या थी, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर ये अब यूनान से पूर्व की तरफ जाता तो एक बार ये पूरे में आक्रमण कर जीत भी लेता अधिकांश क्षेत्र को, और ये आके कहा भारत में आके रुक जाएगा। अब देखो इस बार क्या 28 राज्यों को जीता। एक क्षेत्र था आपने सुना होगा तक्षशिला, क्या था वो, पहले भारतीय क्षेत्र था, कौन सा था जो खंड भारत में था, तक्षशिला। कौन सा राज्य, तो तक्षशिला का शासक कौन है, तक्षशिला का शासक है आम्बी। कौन है, तो आम्बी, अम्बी नहीं आम्बी। तक्षशिला का शासक कौन है, आम्बी है। तो सिकंदर की विशाल सेना देख के ये क्या हुआ, ये डर गया, इसके वैसे कांपने लगा कौन, आम्बी। और आम्बी ने क्या कर कि सिकंदर महाराज हमें क्या हुआ, हम आपकी क्या अधीनता स्वीकार करते हैं और हमसे युद्ध नहीं हुआ। और ये क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया, किसने, आम्बी ने। तो आत्मसमर्पण किसने कर दिया, आम्बी ने कर दिया। जो तक्षशिला राज्य है, तो इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो तक्षशिला राज्य है वो सिंध और झेलम नदी के मध्य पड़ता है। कौन सा, सिंध और झेलम नदी के मध्य कौन सा पड़ता है, तक्षशिला पड़ता था। अब प्रश्न पूछ लिया जाए तो झेलम और सिंध नदी के मध्य कौन रहेगा, तक्षशिला। तो इसकी लोकेशन देखें तो क्या है, झेलम, सिंध नदी। झेलम सिंध नदी के मध्य कौन सा पड़ता है, तक्षशिला। अब सिकंदर के हौसले बुलंद थे और अपना मन में विजय की पताका का तो भाव लेके आगे बढ़ रहा था। तो यहां से आगे पड़ता है एक जो जिसके बारे में हम बड़े गर्व से कहते हैं कि एक कोई राजा था, कौन था, पोरस। और जिसे नाम सुनते ही हमारे क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पोरस था, तो पोरस था पोरू राज्य या पौरव राज्य का, किसका था, एक था अपना पोरू राज्य या पौरव राज्य। राज्य था पौर्य पौरव। तो यहां का शासक था, तो यहां का शासक था कौन सा, ये एक हरियाणवी डांसर है, उसका लड़के का नाम क्या लिखा है, पोरस लिखा है। तो उसने इसी का नाम लेके रखा है पोरस, किसके, पोरस से प्रेरणा लेके अपने पुत्र का नाम लिखा है पोरस, जिसका नाम क्या है, पोरस। तो पोरस था, तो इसका सामना किससे, सिकंदर के सामने हो, किसके सामने हो, सिकंदर से। अब सिकंदर तो इसका सामना होगा, तो सिकंदर से होगा तो कहां होगा, तो एक नदी पड़ती है झेलम, कौन सी नदी, झेलम। झेलम नदी या हार्डे स्पीच का नेम क्या, हार्डो हार्डे स्पीच का युद्ध, या झेलम नदी का युद्ध। तो इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हार्डे स्पीच और झेलम नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सिकंदर वर्सेस किसके हुआ, पोरस। और इसमें सिकंदर विजय हुआ, क्या हुआ, ये बहुत भयंकर लड़ा और सिकंदर के हाथ पांव फूल गए। अंत समय में सिकंदर ने विजय प्राप्त कर ली और पोरस हार गया। सिकंदर पोरस से बहुत प्रभावित हुआ और खुश हुआ कि तुम बहुत बहादुर तरीका से लड़े, तो अभी तक जैसे 28 राज्य जीते थे, ऐसा कोई बहादुर से मिला नहीं। तो इसने क्या किया, इसे अपना मित्र बना लिया, किसे बना लिया, सिकंदर ने मित्र बना लिया और अपने साथ लेके चल दिया। अब यहां से आता है भारत में ब्यास नदी, कौन सी आगे बढ़ती है, ब्यास नदी।
अब इसकी सेना को 4-5 साल हो गए सिर्फ घर से बाहर निकले हुए, और युद्ध लड़ते हुए जा रहे थे। सेना बहुत थक चुकी थी और परेशान हो गई थी। और एक भारत में एक मान्यता भी थी जब उस समय थी कि जो देवी शक्तियों का प्रभाव था वो बहुत चर्चाओं में था। तो इसकी सेना में क्या हुआ, भय फैला दिया कि भारत की स्थिति हम घुस गए हैं और यहाँ पर देवी शक्तियों का बहुत प्रभाव है, और जो इस भारत क्षेत्र पर आक्रमण करता है उसे देवी शक्तियां परेशान करने लगती है। तो इसकी सेना में क्या हुआ, थोड़ी बीमार पड़ने लगी, और बीमार पड़ी तो क्या उनको भय हो गया और वो भयभीत होने लगी कि यहाँ देवी शक्तियों का प्रकोप होने लगा। तो यहाँ क्या हुआ, और ब्यास नदी, कौन सी नदी, ब्यास नदी को पार करने, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। किसने कर दिया, मना कर दिया। किसने कर दिया, सेना ने मना कर दिया। और सेना ने मना कर दिया और यहां से क्या हुआ, वापस लौटा। और वापस लौटने से पहले क्या हुआ, तो यहां से क्या हुआ, वापस लौटा। और वापस लौटने से पहले जैसे क्या हुआ, जो ऐसे पौरव, कौन सा पौरस, ये राज्य जीता, इसके विजय उपलक्ष्य में किसमें दो नगर बसाए। क्या, दो नगर बसाए। एक का नाम था वाहु केपला। क्या नाम था, वाहु केपला। तो वाहु केपला नगर बसाए। तो ये किसकी याद में बसाए, तो ये बसाया था अपने, इसने, तो ये बसाया था अपने घोड़े की याद में। किसके, और एक बसा था निकाइया, निकैया। कौन सा, कहां बसा रहा है ये, पौरव, पौरव राज्य में। कौन से शहर, वाहु केपला और निकैया। एक प्रश्न पूछ लिया जाता, जो पौरव राज्य या पौरु राज्य ये किन नदियों के मध्य है, तो पौरु राज्य या पौरव राज्य ये झेलम और चिनाब नदी के मध्य। किसके, झेलम और चिनाब नदी के मध्य। पौरु राज्य मध्य, किसके मध्य है, तो झेलम और चिनाब। हम एक बार रिवाज करा देते फिर से। जो विदेशी आक्रमण, क्या विदेशी आक्रमण के बारे में लिखते हैं, तो विदेशी, सबसे पहले विदेशी आक्रमण कहां से, ईरान से आ रहे हैं। ईरान में अकमनी साम्राज्य या उकमनी साम्राज्य कहां है, ईरान में। ईरान में कौन है, तो साइरस सेकंड है। कौन है, साइरस सेकंड है, जो भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी का, भारत में प्रथम असफल आक्रमणकारी कौन था, साइरस सेकंड था। ये भारत में आक्रमण किया था पर ये सफल नहीं हो रहा। जो डेरियस प्रथम था, कौन था, डेरियस प्रथम था। ये सफल आक्रमणकारी कौन सा, सफल आक्रमणकारी है। उसने जो गंधार, कौन सा, गांधार और गांधार और सिंध क्षेत्र, कौन सा, सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र पर क्या कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। सिंध क्षेत्र पर क्या गया, कब्जा कर लिया। एक था यूनान, यूनान का शासक था कौन, सिकंदर था। और सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। का नाम था, फिलिप था। ये विश्व विजेता अभियान किया था इसने, और इसने 28 राज्यों को जीता था और ये भारत की ओर बढ़ा। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में, तक्षशिला राज्य पे आक्रमण किया इसने, और वहां का शासक था आम्बी। आम्बी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जो तक्षशिला है, तो तक्षशिला किस नदियों के मध्य, झेलम और सिंध नदी के मध्य, झेलम और सिंध नदी के मध्य कौन सा, तक्षशिला है। यहां से आगे बढ़ा तो जो पौरव राज्य, कौन सा, पौरव राज्य। तो पौरव या पौरव राज्य शासक कौन था, पौरस। कौन था, पौरस था। और जो पौरस है, तो इसके क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे झेलम नदी का युद्ध या हाइड्रो स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो ये सिकंदर और पौरस के मध्य हुआ। तो इसमें विजय कौन हुआ, सिकंदर हुआ। सिकंदर ने इसकी वीरता को देखते हुए क्या हुआ, इसे मित्र बना लिया, और मित्र बना लिया। और क्या हुआ आगे, और इसने क्या है, दो नगर बसाए। जो इस विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ, दो नगर बसाए, और वाहु केपला और निकैया, निकाइया, निकैया। तो वाहु केपला था वो घोड़े का नाम था, इसलिए घोड़े की याद में कौन सा शहर, वाहु केपला और निकैया शहर बसाए थे। और इसकी सेना ने, किसी, इसकी सेना ने क्या किया,
ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर यहाँ से वापस हो गया। और पौरु राज्य है वो किन नदियों के मध्य है? वो झेलम और चिनाब नदी के। किस नदी के मध्य? झेलम और चिनाब नदी के मध्य।